वेव्स में दो टाइप की वेव्स होती हैं. वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है? यू कैन से द लाइट वेव्स, जो लाइट होती हैं. सो दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है. नॉट नीडेड एनी मीडियम. इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. मीडियम हो तो भी करती है, लेकिन मीडियम नहीं हो तो भी करती है. लाइक वी आर गेटिंग लाइट फ्रॉम सन टू हेयर एंड दैट पासेस थ्रू वैक्यूम. तो देयर इज नो मीडियम, तो ये बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है. राइट. स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. वैक्यूम में इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. बट इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो मैं जनरल बता रहा हूं. ओके. इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव. राइट. ये वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं, ऑलवेज ट्रांसवर्स. 12th क्लास में ये एक पूरा चैप्टर है डिटेल्ड में, तब हम इसको स्टडी करेंगे. राइट. सो नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग इज मैकेनिकल वेव. करेक्ट. व्हाट इज मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव इज नथिंग, इट्स सिंपली एक डिस्टरबेंस है. एक डिस्टरबेंस जो किसी मीडियम में ट्रैवल करता है. और मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है. बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव नहीं मूव कर सकती. बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव नहीं हो सकती. लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के मूव कर जाती है, बट मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है. राइट. वेव्स एक डिस्टरबेंस है जिससे हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है. राइट. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझने के लिए, अगर सोचो कहीं पे भी एक क्यू लगी है बहुत सारे लोगों की, और हम पीछे वाले को धक्का दें, इसको पुश करें, तो क्या होगा? ये आगे जाएगा, आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, वो फिर आगे जाएगा, आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो पीछे वाला है वो वापस वहीं आ जाएगा. अब गिर कोई नहीं रहा, अनलेस तुम वो गामा पहलवान आके लात मार दे. ठीक है. हम एक धक्का देंगे तो क्या होगा? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ. वो आगे गया, उसने आगे वाले को पुश किया और वो खुद अपनी जगह पे आ गया. बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही वेव मोशन होता है. राइट. कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं. यानी नेट मोशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता. नेट मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं होता. राइट. सो दैट इज व्हाट वेव मोशन इज. सिंपली अ डिस्टर्बेंस, नथिंग मोर देन दैट. राइट. वो डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू मीडियम बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. राइट. अ डिस्टर्बेंस is a disturbance that travel from one point to other through vibration of medium particles at their position. Good evening, sir. Good evening. Right. So wave motion is just a disturbance that travel from one point to other, ठीक है, through vibration of medium particle. Right. No net motion of particles. पार्टिकल्स अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहे हैं. तो वाइब्रेट कर रहे हैं तो जहां पे है वहीं पे वापस आ जाएंगे. राइट. ठीक है.
अश्वित तो आज भी नहीं आया। हो गया राइट। एनर्जी एंड मोमेंटम is transferred by wave motion. Energy and momentum is transferred by wave motion. तो वेव मोशन से एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट। अब वेव को मूव करने के लिए मीडियम की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए हमको। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर है तो वेव मोशन होगा, और अगर वो नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। उसको एक एग्जांपल से समझो। सोचो ये एक आयरन रॉड है, आयरन बार है, इसको मैं ऐसे रखूं बोर्ड पे और ऐसे हैमर करूं, हथौड़ा मार दूं तो बोर्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। लेकिन यही काम अगर मैं एक मोमबत्ती लेके करूं तो मोमबत्ती टूट जाएगी, राइट। सो दोनों में हमने क्या किया, दो डिफरेंट मीडियम यूज किए दोनों प्रोसीजर में। एक में आयरन था, एक में वैक्स था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीडियम्स? एक इलास्टिक मीडियम है और एक इनइलास्टिक मीडियम है, राइट। हमको वेव में करना क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करनी है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। और एनर्जी तो तब हम तभी कर पाएंगे ट्रांसफर जब मीडियम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे। अब हमने क्या किया, वैक्स लिया, उसको हैमर किया, तो क्या हुआ, जितनी एनर्जी हमने दी थी वो तो सारी वैक्स ने एब्जॉर्ब कर ली, तो एनर्जी जाएगी कैसे दूसरे एंड पे, राइट। तो क्या होता है, ये हमने पढ़ा था सॉलिड्स में, डिफॉर्मेशन में। जब कोई सिस्टम डिफॉर्म होता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हम वैक्स को ऐसे हैमर कर रहे हैं तो वैक्स डिफॉर्म हो गया, तो जो हमने एनर्जी दी थी वो कहाँ चली गई, वैक्स में चली गई, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, राइट। लेकिन आयरन में क्या है, आयरन बीइंग इलास्टिक, वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता नहीं है, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा, डिफॉर्म नहीं हो रहा तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाती है। सो व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, राइट। ये मैंडेटरी कंडीशन है, राइट। फॉर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब वेव्स का आगे मूव करना। फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, राइट। दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर द वेव प्रोपगेशन। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो वेव मूव नहीं करेगी, करेक्ट। इलास्टिसिटी में हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी थी, बहुत पुरानी बात है, ठीक है, लॉन्ग एगो। एक होता था यंग्स मॉड्यूलस, एक बल्क मॉड्यूलस, और एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस। तो 3 डिफरेंट मॉड्यूलस होते थे, तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है, राइट। और वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ये डिफाइन करती है कि वेव ट्रांसवर्स होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी, ओके। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग टाइप की इलास्टिसिटी चाहिए होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अलग टाइप की इलास्टिसिटी चाहिए होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स होती है, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, राइट। इट मे बी ट्रांसवर्स as well as longitudinal. It may be transverse as well longitudinal. Right. Now, transverse wave. Is mechanical wave is wave when vibration of particles, when vibration of particles
are perpendicular to wave motion. When vibration of particles are perpendicular to wave motion. ठीक है, लाइक हमारी वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, वाइब्रेशन में दो टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर टू वेव मोशन वाइब्रेट होगा या अलोंग द वेव मोशन वाइब्रेशन होगा. ये हमारा वेव मोशन है और ये हमारा पार्टिकल है. दिस इज पार्टिकल. तो पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू वेव मोशन. जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर टू वेव मोशन होते हैं. ओके, it travel in the form of crest and trough. It travel in the form of crest and trough like this. ऐसे. This is called crest and this is called trough. Right? ठीक है. नाउ एक चीज देखो, जब ट्रांसवर्स वेव होगी तो मीडियम ऐसे हो जाएगा. कोई एक ट्रांसवर्स वेव जो तुमने देखी हो, रिपल्स इन वाटर, पानी में ऐसे पत्थर फेंको तो ऐसे सरफेस ऐसे हो जाती है. तो जब ट्रांसवर्स वेव होती है तो जो मीडियम है उसकी शेप चेंज हो जाती है. राइट? ट्रांसवर्स वेव में मीडियम की शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे रिपल्स हो जाएंगे. राइट? और शेप चेंज करने वाली इलास्टिसिटी कौन सी होती है? शेप चेंज, शियरिंग. शेप चेंज वाली इलास्टिसिटी कौन सी होती है? शियरिंग. दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. राइट? तो ट्रांसवर्स वेव तभी होगी जब मीडियम शेप चेंज कर सकता होगा. गैस कर सकती है? नहीं, गैस का शेप चेंज ही नहीं हो सकता. मैं बोल रहा हूं ऐसे हो ही नहीं सकता शेप चेंज. तो गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकती. पानी के अंदर हो सकती है? नहीं हो सकती. पानी की सिर्फ सरफेस पे हो सकती है. पानी की सरफेस पे क्यों हो सकती है? क्योंकि सरफेस टेंशन, ये भी पुरानी बात है. ठीक है, सरफेस टेंशन नाम की एक चीज होती थी, उससे वो एक इलास्टिक शीट की तरह काम करती थी सरफेस. तो इलास्टिक शीट तो शेप चेंज हो सकती है ना. तो वो लिक्विड की सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव हो सकती है एंड दैट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन. बट बाकी लिक्विड के अंदर और गैसेस में ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकती. राइट? समझ गए? During propagation of transverse wave, shape of medium change. Right? So for transverse wave, for transverse wave propagation, medium must be rigid. Medium must be rigid. इसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं. याद है? तो जो रिजिड होता है उसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और जब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा तो ट्रांसवर्स वेव हो सकती है. मीडियम मस्ट बी रिजिड. राइट? फ्लूइड आर नॉट रिजिड. Fluids are not rigid. So fluids cannot have
ट्रांसवर्स वेव, so fluids cannot have transverse wave, right, except at surface of liquid, except at surface of liquid, which is due to property of surface tension. Property of surface tension, right? होप सो ट्रांसवर्स वेव की कहानी समझ में आ गई होगी आपको. ओके, समझ में आ गया बच्चों? रिया, अश्वेत, खुशबू, जानवी, साक्षी, राइट. हो गया? राइट. नाउ नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव. Are the waves when vibration of particles, when vibration of particles are along wave motion, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मोशन है उसी में पार्टिकल के वाइब्रेशन होंगे. तो ये अगर हमारा वेव मोशन है, वेव मोशन क्या है? डिस्टरबेंस. तो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस है ना, वही डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है. अब पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, मतलब डिस्टरबेंस तो हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो वो वेव मोशन हुआ. ठीक है, वेव मोशन इज नथिंग, सिंपली डिस्टरबेंस है. तो डिस्टरबेंस तो ऐसे ट्रेवल हो रहा है, वो वेव मोशन हो गया. पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे तो ट्रांसवर्स हो गई, पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे. ये पार्टिकल हो गया. इट ट्रेवल, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है. इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ compression and rarefaction. Right? For propagation of longitudinal wave, मीडियम मस्ट बी कंप्रेसिबल. नहीं, अभी मैं बताता हूं तो सब समझ में आ जाएगा, एक बार नोट कर लो. मीडियम मस्ट बी कंप्रेसिबल. राइट. अब देखो, साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है. ठीक है, साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल क्यों होती है? क्योंकि साउंड वेव वो है जो हम सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं वो कान से सुनते हैं, और हमारा कान ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और वेव भी ऐसे ऐसे आती है. दूसरी चीज, हमारा कान का जो मीडियम है वो एयर है. कान पे जो वाइब्रेशन होगी वो किसके थ्रू होगी? एयर के थ्रू. में एयर पार्टिकल ही तो है जो आके हमारे कान के डायफ्राम पे ऐसे पुश करते हैं. तो इसलिए साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है. राइट. तो अब मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास साउंड ट्रेवल कर रही है. ओके,
हाउ इट इज ट्रैवलिंग, ये कैसे ट्रैवल कर रही है, इसमें किस तरह से रेयरफैक्शन और कंप्रेशन फॉर्म होते हैं, राइट। ये सोचो, ये हमारे कुछ मीडियम पार्टिकल्स हैं एंड ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन है। ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6, मैं कुछ एग्जांपल है। अब मैंने बोला, मेरे सामने पहला पार्टिकल है, तो जब मैंने बोला तो मैंने उसको पुश कर दिया, ठीक है। तो ये सब पार्टिकल तो यहीं रह गए अपनी जगह पे, लेकिन ये जो पार्टिकल पुश किया ये यहां पे आ गया, ये 1 नंबर पार्टिकल है, राइट। अब ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को पुश करेगा, ठीक है, और खुद वापस आ जाएगा। तो ये इसको पुश करके और खुद वापस आ जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया और ये वापस यहां पे आ गया, राइट। और बाकी सब अपनी पोजीशन पे है। एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, ये जो सेकंड नंबर पार्टिकल है ये थर्ड वाले को पुश करेगा, ये जो सेकंड नंबर पार्टिकल है ये थर्ड वाले को पुश करेगा, फिर थर्ड वाला आगे जाएगा और सेकंड वाला वापस आ जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट पोजीशन विल बी, ये थर्ड वाला यहां पहुंच गया और बाकी सारे अपनी पोजीशन पे आ गए, ये अपनी पोजीशन पे है, ये अपनी पोजीशन पे है, ठीक है, ये इधर पहुंच गया, ये अपनी पोजीशन पे है, राइट। ना अब तुम देखो ये वाला पोर्शन, यहां पे पार्टिकल डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, और यहां पे पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रेयरफैक्शन, दिस इज व्हाट रेयरफैक्शन, दिस इज व्हाट कंप्रेशन। फिर नेक्स्ट टाइम में ये रेयर हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये रेयर हो गया और ये कंप्रेशन हो गया। तो अगर आप देखोगे तो ये रेयरफैक्शन आगे आगे बढ़ता जा रहा है और कंप्रेशन भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव करेगा आगे, तो वो जो जगह खाली करेगा जहां से वो मूव किया, वहां पे पार्टिकल डेंसिटी कम हो गई, तो वो रेयरफैक्शन हो गया। अब वो दूसरे के पास पहुंचा तो वहां पे क्या हो गया, कंप्रेशन, मतलब पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो वो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप वो उससे आगे जाएगा और ये पीछे आएगा, तो जहां कंप्रेशन था वो रेयरफैक्शन बन गया और जो रेयरफैक्शन था वो कंप्रेशन बन जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, ऐसे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। समझ गए बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल वेव? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, राइट। नाउ कुछ वेव टर्मिनोलॉजी। वेव टर्मिनोलॉजी, जो हम वेव्स में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फर्स्ट, एम्पलीट्यूड। A is the maximum displacement of disturbance of particle कर लो, is maximum displacement of vibrating particles from their equilibrium position. From their equilibrium position, right? अब SHM पढ़ा है आप लोगों ने, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन पढ़ा है। ऑसिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एक पार्टिकल के ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं। वेव की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल के ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, ऑसिलेशन में हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, वेव में हम एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है, वही है जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, जो हमने ऑसिलेशन में पढ़ा था। ऑसिलेशन में पढ़ा था ना एम्पलीट्यूड,
वही है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड भी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, ठीक है, सिर्फ एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, वेवलेंथ, बाकी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वो सब कुछ वही है, राइट। तो सेकेंड इज टाइम पीरियड। is the time taken to complete one cycle। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी is number of cycles completed in 1 second। number of cycles completed in 1 second। एक, हाँ, फ्रीक्वेंसी एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं। देखो ये ना एफ से डिनोट करते हैं, या एक डिजाइनर वी होता है, इसको न्यू बोलते हैं, एन यू न्यू, उससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमको एफ लिखना थोड़ा इजी लगता है तो एफ से डिनोट कर लेते हैं, राइट। इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नाउ फोर्थ, वेवलेंथ, लैम्डा is the distance between nearest particles, distance between nearest particles vibrating in same phase, वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, एक ही फेस में वाइब्रेट करने वाले जो नियरेस्ट पार्टिकल होंगे उनके बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। लाइक इफ आई से ये कोई एक पार्टिकल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल ये होगा, ये देखो ना, ये दोनों पार्टिकल सेम फेस में है। So this distance will be called as wavelength। हमने बचपन में पढ़ा था दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, तो बात वही है, दो क्रेस्ट सेम फेस में होती है। हमने पढ़ा था दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, तो बात वहीं पे ही है, ठीक है। तो ये भी वेवलेंथ ही है। और हम इसको मोर रिफाइन करें तो ऐसे कोई भी दो पार्टिकल जो सेम फेस में है उनको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लाइक इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकली वेवलेंथ को डिफाइन करें, सो इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस, it is also the distance traveled by disturbance, it is also the distance traveled by disturbance during time equal to time period। यानी जितनी देर में एक पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट होता है उतनी देर में जो डिस्टर्बेंस है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिस्टर्बेंस ने, कितने टाइम में, एक साइकिल का जो टाइम है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया? नहीं, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग नहीं होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूं अभी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ वेव।
v। नंबर कौन सा है? 5 इज द डिस्टेंस traveled by disturbance per second is the distance traveled by disturbance per second, right? अब इस डेफिनेशन को देखो, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। सो इससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस बोल दो वेव बोल दो एक ही बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इक्वल्स वेवलेंथ, दैट इज बाय डेफिनेशन, ये हमने डिफाइन किया था। सो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम, बट f इज इक्वल टू 1/t, सो v इज इक्वल टू f लैम्डा। स्पीड हो गई f लैम्डा के बराबर। और ये फॉर्मूला बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस इन द सेंस है कि इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। लाइक आपको देख के लगेगा फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो तो स्पीड डबल हो जाएगी, ठीक है, ये स्पीड को डबल कर दो तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। स्पीड एक अलग पैरामीटर है, फ्रीक्वेंसी एक अलग पैरामीटर है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम इसमें मैथमेटिक्स लगाने लगे ना, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वो फेल। स्पीड एक अलग पैरामीटर है, फ्रीक्वेंसी एक अलग पैरामीटर है, वो दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लाइक फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरी साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अब कहीं भी जाओ तो वो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। हम फोन पे आवाज सुनते हैं और पता चल जाता है लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है, चल जाते हैं ना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है बट अदरवाइज जनरली पता चल जाता है। तो हम बात करते हैं एवरेज मास की, तो फोन पे ही हमें पता चल जाता है ये लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है। कैसे पता चलता है? फ्रीक्वेंसी से। जो फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, मेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो दैट इज बाय द फ्रीक्वेंसी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब तुम्हारी वॉइस कभी भी चेंज नहीं होती ना, ठीक है, तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स कैसा है। इस ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, उस लाइट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैं यहां पे एक गाना बजाऊंगा, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, तो किस पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी? सोर्स पे, कौन बोल रहा है या कौन गा रहा है, ये क्या बज रहा है, तो उस पे डिपेंड करती है। अब कहां पे वेव ट्रेवल कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी एक बार सोर्स से निकली कभी चेंज नहीं होती। अब स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। हवा में स्पीड अलग होगी, पानी में स्पीड अलग होगी, ठीक है, आयरन में स्पीड अलग होगी, ठीक है। आयरन में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हवा में स्पीड कम होती है, ठीक है। कभी सुना है ना, जब ट्रेन को चेक करते हैं कि आ रही है कि नहीं तो ट्रैक पे कान लगा के देखते हैं। क्यों? जब हम ट्रैक से चेक करते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन थ्रू ट्रैक आती है, आयरन आती है, और जब हम हवा से चेक करते हैं तो वाइब्रेशन थ्रू एयर आती है। एयर में स्पीड कम होती है तो थ्रू ट्रैक जल्दी आ जाती है साउंड, तो इसलिए ट्रैक से हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आसपास ही है, राइट, ट्रैक के वाइब्रेशन से। तो जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इनका रेशियो है, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा मीडियम है, वेवलेंथ उसके हिसाब से एडजस्ट होती है। तो वेवलेंथ इज जस्ट ए रेशियो ऑफ दैट। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो। फर्स्ट,
speed of wave depend on medium properties and it is independent of frequency and wavelength. Second, frequency depend on source which do not change once emitted from source. It is independent of V and lambda. Third, lambda equals V by F, which depend on both V and F. Moreover, lambda is a compensating factor. मान लो मैं बोल रहा हूं अभी हवा में है, ठीक है, साउंड से समवन इन वाटर लिसनिंग समवेयर, तो वो साउंड पानी में गई तो स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी. तो व्हाट विल चेंज? वेवलेंथ. तो कभी भी जब चेंज होता है, ठीक है, अब सोर्स चेंज हुआ, लाइक मैं बोल रहा हूं मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, ये बोलने लगे इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन मीडियम सेम है तो स्पीड दोनों के लिए सेम है. इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, मेरी फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीड तो सेम है. ये समझ में आ गया? इंटर रिलेशन, मतलब ये कभी गड़बड़ मत करना कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा तो एफ डबल तो V डबल, नहीं, एफ डबल तो लैम्डा हाफ. अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, राइट. अगर स्पीड डबल हुई तो फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होगी, वेवलेंथ डबल हो जाएगी, राइट. होप सो इतना समझ में आ गया होगा. साक्षी, नाउ स्पीड ऑफ, एक मिनट, कुछ पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? ओके. देखो, ये एक डिस्टरबेंस, एक स्नैपशॉट है. सोचो एक रस्सी वाइब्रेट कर रही है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने उसका फोटो लिया तो ये आया, ठीक है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा मीन पोजीशन है. ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है. जो पार्टिकल्स है उनकी मीन पोजीशन है. अब ये यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां है. ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन है. ओके, ये पार्टिकल यहां है, ये यहां है, तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन हुई. अब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, अभी ये यहां है, थोड़ी देर में कहीं और होंगे, लेकिन जब हमने फोटो ली तो ये सिचुएशन है, राइट. ये सब पार्टिकल्स की पोजीशन है जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया. ओके, नाउ थिंक ऑफ, ये हमारी वेव थोड़ी आगे बढ़ गई. ओके,
अब वेव हमारी आगे बढ़ गई तो व्हाट हैज हैपेंड, ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, राइट। अब नाउ मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अब ये वाला पार्टिकल यहां है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल यहां है, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा किसी ना किसी टाइम। हम क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये और कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हर एक पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पे कभी ना कभी पहुंचेगा। तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, एंड दैट इज व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस। उसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस बोलते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मोशन बोलते हैं, राइट। समझ में आया बच्चों? ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, हो गया? नाउ एक कुछ फॉर्मूलाज में स्पीड के लिख रहा हूं, बट ये सिर्फ फॉर्मूलाज है, ओके। इनके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, first transverse wave in a string, v is equal to root t by mu. T is tension in a string, mu is mass per unit length of string, right? T is tension in string and mu is mass per unit length in string, okay. Second, transverse wave in solid, V is equal to root eta by rho. Eta is modulus of rigidity, and rho is density of medium, right? Longitudinal wave in fluid, fluid means both liquid as well as gases. V is equal to root K by rho. K is bulk modulus and rho is density. आपको ये फॉर्मूले याद करने और कुछ नहीं। फोर्थ, longitudinal wave in long rod, V is equal to root Y by rho. Y is Young's modulus and rho is density. तो ये चार डिफरेंट फॉर्मूलास जो हमको याद करने हैं। नाउ लास्ट फॉर द डे, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड।
ठीक है, न्यूटन assumed that sound propagation is isothermal process. जो साउंड प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस टू एज्यूम. क्यों? साउंड मूव कर रही है तो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा. ऑल्दो बाद में ये गलत प्रूफ हो गया और ये गलत है, फिर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है. तो न्यूटन ने क्या एज्यूम किया कि जो साउंड का मोशन है वो आइसोथर्मल है, राइट. एज isothermal bulk modulus के आइसो करके लिख लो इज इक्वल टू प्रेशर. जो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है. लाइक हम एयर का आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस निकालें तो वो प्रेशर के इक्वल होता है. एक एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस होता है वो गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है. एडियाबैटिक डिफरेंट होता है, आइसोथर्मल डिफरेंट होता है. सो V इज इक्वल टू रूट पी बाई रो. क्योंकि फ्लूइड में स्पीड क्या है? रूट आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, और बल्क मॉड्यूलस तो हो गया प्रेशर के बराबर, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी, राइट. फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT. वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी. फॉर 1 मोल m इज इक्वल टू m. क्या है? मॉलिक्यूलर वेट. एक मोल का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर. सो P m बाई रो इज इक्वल टू RT. n इज इक्वल टू 1 मोल हो गया. तो P बाई रो कितना हो गया? और V इज इक्वल टू रूट RT बाई m. तो ये स्पीड ऑफ साउंड आई कितनी? रूट RT बाई m, करेक्ट. On calculating for air at STP, it is 280 meter per second. On calculating for air at STP, it is 280 meter per second. But experimental, एक मिनट इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, which is much beyond error limit of experimental value, that is 332 meter per second. एक्सपेरिमेंटली तो साउंड की स्पीड आई 332 और कैलकुलेट करके कितनी आई 280. तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इतना नहीं एरर हो सकती, एरर तो बहुत कम होती है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं विच इज मच बियॉन्ड एरर लिमिट. सो दिस रिलेशन इज फाउंड रॉन्ग. तो ये फॉर्मूला गलत प्रूव हो गया. सो दिस रिलेशन इज फाउंड रॉन्ग, करेक्ट. अब ये फॉर्मूला गलत हो गया. अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि आइसोथर्मल एज्यूम कर लिया था. एक्चुअल में जो साउंड प्रोपगेशन होता है वो एडियाबैटिक होता है. क्यों होता है एडियाबैटिक?
देखो साउंड का मोशन फास्ट होता है और जितने भी सडन प्रोसेस होते हैं वो सारे एडियाबैटिक होते हैं। एंड साउंड मोशन इज सडन मोशन, तो सडन प्रोसेस है तो एडियाबैटिक है। दूसरी चीज, एडियाबैटिक प्रोसेस मींस नो हीट ट्रांसफर। और गैसेस क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल ना होके क्या है? एडियाबैटिक है। तो लैप्लेस एक साइंटिस्ट था, उसने इसको करेक्ट किया कि दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। तो अब हम राइट फार्मूला पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लैप्लेस करेक्शन टू न्यूटन्स फार्मूला। लैप्लेस करेक्शन टू न्यूटन्स फार्मूला। Laplace suggested that wave motion is adiabatic. Wave motion is adiabatic because first, it is fast process. Second, gases are bad conductor of heat. तो एक तो प्रोसेस फास्ट हो गया और बैड कंडक्टर हो गई, तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी, और हीट ट्रांसफर नहीं हुई तो प्रोसेस कौन सा हो गया? एडियाबैटिक। ठीक है जानवी? Right. Now, as adiabatic bulk modulus KADI is equal to gamma times of pressure. Gamma is what? Adiabatic constant. So gamma times of pressure. So V is equal to root gamma P by rho. And now I need not to calculate again. P by rho is RT by M, or V is equal to root gamma RT by M. ठीक है? When calculated by this, it is found within error limit of experimental value. Right? It is found within error limit of experimental value. जो experimental value है उसकी error limit में। समझ में आ गया?